केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक दल ने सुवेंदु अधिकारी को अपना नेता चुन लिया है। इसके बाद उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। बताया जा रहा है कि वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नई सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में महिला सुरक्षा होगी। साथ ही संदेशखाली और आरजीकर मेडिकल कॉलेज जैसे मामलों की जांच के लिए विशेष आयोग बनाए जाने की बात भी कही गई है। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर जारी सस्पेंस के बीच टीवी के प्रमुख विजय ने लगातार तीसरे दिन राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। विजय ने 118 विधायकों के समर्थन पत्र सौंपे, जिसके बाद राज्यपाल ने सरकार गठन की मंजूरी दे दी। बताया जा रहा है कि कांग्रेस समेत कुछ सहयोगी दलों के समर्थन से टीवी के बहुमत का आंकड़ा पार करने में सफल रही। अब विजय के कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की संभावना जताई जा रही है। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में नया दावा सामने आया है। भाजपा विधायक ने आरोप लगाया कि ये हत्या सुपारी किलर से करवाई गई। विधायक ने कहा कि घटना के समय उनकी चंद्रनाथ से फोन पर बात हुई थी और कॉल के दौरान कराहने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने दोबारा कॉल किया, लेकिन तब तक फोन नहीं उठा। रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्यम ग्राम इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने चंद्रनाथ रथ की कार को घेरकर गोलीबारी की। पुलिस को शक है कि वारदात पहले से प्लान की गई थी और इसमें पेशेवर शूटर शामिल हो सकते हैं। मामले में सीसीटीवी फुटेज, संदिग्ध गाड़ियों और स्थानीय अपराधियों से पूछताछ के आधार पर जांच जारी है। कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए करीब 1500 विलेज गार्ड्स को एडवांस हथियारों और विशेष ट्रेनिंग के साथ तैनात किया गया है। ये गार्ड्स जम्मू कश्मीर के 5 संवेदनशील जिलों में सेना और पुलिस के साथ मिलकर 12-12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद गांवों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया गया है, जिसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल में चुनावी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी से मिलने कोलकाता पहुंचे। उन्होंने ममता को शॉल उड़ाकर कहा, दीदी आप हारी नहीं हैं, आपने लड़ाई लड़ी है। अखिलेश ने भाजपा पर चुनाव लूटने का आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल में लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया गया है। मुलाकात के दौरान अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहे। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच गुजरात से जुड़ा एक मालवाहक जहाज हमले का शिकार होकर डूब गया। हादसे में एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हो गई, जबकि जहाज पर मौजूद 17 अन्य कर्मचारियों को सुरक्षित बचा लिया गया। ये जहाज दुबई से येमन जा रहा था। घटना के बाद समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने राहत और बचाव अभियान चलाकर सभी जीवित क्रू मेंबरों को बाहर निकाला। अटलांटिक महासागर में डच क्रूज शिप एमवी हॉन्डियस पर फैले हंता वायरस संक्रमण को लेकर चिंता बढ़ गई है। जहाज पर अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई यात्री संक्रमित पाए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज पर 2 भारतीय क्रू मेंबर भी सवार हैं, हालांकि उनकी हालत के बारे में अभी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। डॉक्टरों और डब्ल्यूएचओ के अनुसार ये वायरस कोरोना की तरह तेजी से इंसानों में नहीं फैलता। हंता वायरस आमतौर पर संक्रमित चूहों के मलमूत्र, लार या उनके संपर्क से फैलता है। हालांकि इस मामले में एंडीज वायरस स्ट्रेन मिलने की बात कही जा रही है, जो सीमित स्तर पर इंसान से इंसान में फैल सकता है। फिलहाल जहाज पर स्वास्थ्य एजेंसियां निगरानी बनाए हुए हैं और कई देशों में अलर्ट जारी किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात ने दावा किया है कि ईरान ने उसके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे, जिन्हें एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया। इस हमले में 3 लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं ईरान ने इन आरोपों से इनकार किया है। इसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर बढ़ गया। अमेरिकी सेना ने कहा कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने नौसैनिक जहाज़ों पर हुए हमलों के जवाब में ईरान के सैन्य ठिकानों पर बमबारी की। अमेरिका का दावा है कि उसके युद्धपोतों को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, हालांकि किसी जहाज को नुकसान नहीं पहुंचा। लगातार हमलों और जवाबी कार्रवाई के कारण खाड़ी क्षेत्र में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। तेल सप्लाई और समुद्री व्यापार पर भी इसका असर पड़ रहा है, जबकि युद्धविराम को लेकर दोनों देशों के बीच अनिश्चितता बनी हुई है। कनाडा के तेल समृद्ध प्रांत एल्बर्टा में अलग देश बनने की मांग तेज हो गई है। अलगाववादी संगठन स्टे फ्री एल्बर्टा ने स्वतंत्रता जनमत संग्रह के लिए 3 लाख से ज्यादा हस्ताक्षर चुनाव आयोग को सौंप दिए हैं, जबकि इसके लिए करीब 1.78 लाख हस्ताक्षरों की जरूरत थी।
अगर हस्ताक्षर वैध पाए गए तो अक्टूबर में जनमत संग्रह कराया जा सकता है। अलगाववादियों का कहना है कि संघीय सरकार एल्बर्टा के हितों की अनदेखी करती है, खासकर तेल और गैस नीतियों में। हालांकि प्रांत की प्रीमियर डैनियल स्मिथ ने अलग होने का समर्थन नहीं किया है, लेकिन पर्याप्त समर्थन मिलने पर वोटिंग कराने की बात कही है। दूसरी ओर कई आदिवासी समूह और कानूनी विशेषज्ञ इस पहल का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि कनाडा से अलग होना संवैधानिक और संघीय अधिकारों का उल्लंघन होगा। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुनाफा जनवरी-मार्च तिमाही में 5.5% बढ़कर 19,684 करोड़ रुपए हो गया। बैंक की कुल आय चौथी तिमाही में 1,40,000 करोड़ रुपए रही। एसबीआई ने निवेशकों के लिए 17.35 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड देने का ऐलान भी किया है। हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट इंटरेस्ट मार्जिन में कुछ दबाव देखने को मिला, लेकिन बैंक की एसेट क्वालिटी बेहतर हुई और खराब कर्ज एनपीए घटा। नतीजों के बाद शेयर बाजार में एसबीआई के शेयरों में गिरावट भी दर्ज की गई। रवि पंडित का शुक्रवार को पुणे में निधन हो गया। वे केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के को फाउंडर और चेयरमैन थे और उन्हें ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का बड़ा आर्किटेक्ट माना जाता था। रवि पंडित ने 1990 में कंपनी की शुरुआत की थी, जिसे उन्होंने ग्लोबल मोबिलिटी और सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल सेक्टर की प्रमुख कंपनी बनाया। कंपनी आज 15 देशों में काम कर रही है। उन्होंने भारत सरकार के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और क्लीन मोबिलिटी पहलों में भी अहम योगदान दिया था। उनके निधन को भारतीय आईटी और ऑटोमोबाइल टेक इंडस्ट्री के लिए बड़ी क्षति माना जा रहा है। बॉलीवुड अभिनेता शक्ति कपूर अपनी मौत की झूठी खबरों से नाराज हो गए हैं। सोशल मीडिया पर उनके निधन की अफवाह वायरल होने के बाद उन्होंने वीडियो जारी कर कहा कि वे पूरी तरह स्वस्थ और खुश हैं। शक्ति कपूर ने साफ कहा कि ये फेक न्यूज़ है और इसे फैलाने वालों के खिलाफ वे लीगल और साइबर शिकायत दर्ज कराएंगे। उन्होंने लोगों से बिना पुष्टि ऐसी खबरें शेयर न करने की अपील भी की। उत्तराखंड में लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने के लिए भाजपा अब पश्चिम बंगाल में अपनाए गए बूथ मैनेजमेंट मॉडल पर काम कर रही है। पार्टी हर बूथ पर 11 सदस्यों की टीम तैयार कर रही है, जो मतदाताओं से सीधे संपर्क, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और स्थानीय मुद्दों पर फीडबैक जुटाने का काम करेगी। संगठन स्तर पर माइक्रो मैनेजमेंट और कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी को इस रणनीति की सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बंगाल चुनाव में बूथ स्तर की मजबूत पकड़ ने भाजपा को फायदा पहुंचाया था और अब वही मॉडल उत्तराखंड में लागू होने से संगठन और अधिक मजबूत दिखाई देगा। पार्टी नेतृत्व का फोकस ग्रामीण क्षेत्रों और नए वोटर्स तक पहुंच बढ़ाने पर भी है, जिससे चुनावी मुकाबले में बढ़त बनाई जा सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचकर धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लिया और पूजा अर्चना की। 2 दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने गांव में ही रात्रि विश्राम किया। योगी ने कहा कि वे अपने गांव के विकास कार्यों की हर 3 महीने में रिपोर्ट लेते हैं और क्षेत्र से उनका भावनात्मक जुड़ाव हमेशा बना रहता है। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। पंचूर में हरि विष्णु पंचदेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर गांव में उत्साह का माहौल रहा और बड़ी संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए पहुंचे। मुंबई इंडियंस की कप्तान हार्दिक पांड्या आरसीबी के खिलाफ अहम मुकाबले से पहले टीम के साथ रायपुर पहुंच गए हैं। पीठ में खिंचाव की वजह से वे पिछला मैच नहीं खेल पाए थे, लेकिन अब उनकी वापसी से टीम को बड़ी राहत मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हार्दिक ने टीम के साथ जुड़कर ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है और उनके अगले मैच में खेलने की संभावना जताई जा रही है। मुंबई इंडियंस की प्लेऑफ उम्मीदें अभी भी कमजोर हैं, इसलिए आरसीबी के खिलाफ ये मुकाबला टीम के लिए करो या मरो जैसा माना जा रहा है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय खेल और क्रिकेट सीरीज पर लगा प्रतिबंध जारी रखने का फैसला किया है। खेल मंत्रालय ने साफ कहा कि भारतीय टीम किसी भी बायलैटरल सीरीज के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी और न ही पाकिस्तान की टीम को भारत में खेलने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि आईसीसी, एशिया कप या अन्य मल्टीलैटरल टूर्नामेंट्स में दोनों देशों की टीमें पहले की तरह हिस्सा लेती रहेंगी। मंत्रालय के मुताबिक भारत अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्थाओं के नियमों और खिलाड़ियों के हितों को ध्यान में रखते हुए बहुपक्षीय प्रतियोगिताओं में भाग लेगा। इसी नीति के तहत अगर किसी वैश्विक टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम शामिल होगी तो भारतीय खिलाड़ी भी उसमें खेलेंगे। सरकार ने ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए खिलाड़ियों और अधिकारियों की वीजा प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा, ताकि भारत बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स की मेजबानी के लिए पसंदीदा केंद्र बन सके। और अब मौसम। यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश समेत 17 राज्यों में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज आंधी, गरज चमक और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि हिमाचल, उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी या बारिश संभव है। दिल्ली में बारिश नहीं, लेकिन अधिकतम 36 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री के साथ लू वाली गर्मी परेशान करेगी।
दक्षिण भारत, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में गर्मी और नमी के साथ हल्की बारिश की संभावना है। मुंबई 34 डिग्री 29 डिग्री, चेन्नई 32 डिग्री 28 डिग्री रहेगा। राजस्थान, गुजरात में लू और 38 से 42 डिग्री तापमान, जबकि पूर्वोत्तर में भारी वर्षा जारी रहेगी। बाहरी गतिविधियों में सावधानी बरतें। इसी के साथ केवीपी न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।